हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जे मेंस पीवाई की सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज इंपल्स एंड मोमेंटम। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जे मेंस 2021 में इंपल्स और मोमेंटम से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और इस वीडियो को तो लाइक जरूर करना यार। देखो, तुम्हारा एक एक लाइक जो है ना वो मेरे लिए एक रिवार्ड की तरह होता है और मुझे काफी मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो चलो यार, इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ है, सपोज हमारे पास में इस तरह का सर्कुलर पाथ है और यहां एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, सपोज ये पार्टिकल पी है, ये कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। सपोज वी इसकी स्पीड है और ये कांस्टेंट है ना, वी इसकी स्पीड है और ये कांस्टेंट है और ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है विथ कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी तो इसकी चेंज होगी हर जगह पे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी, बट इसकी स्पीड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट और डायरेक्शन देखो हर जगह पे चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो इस तरह अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, सपोज सी इज द सेंटर, सी सेंटर के अबाउट इस तरह से सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल। हमें बताना है इसके एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें कमेंट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या चेंज होगा या सेम रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम लोग एंगुलर मोमेंटम को एल से डिफाइन करते हैं। किसी भी पार्टिकल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं आर क्रॉस पी, ये बेसिक है। दिस इज एल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट इज फॉर अ पार्टिकल इज आर क्रॉस पी। तो इस क्वेश्चन में एक कैच है, मैं वो भी डिस्कस करता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज एक हमने अपना एक ओरिजिन यहां सेलेक्ट किया है, कोई एक पार्टिकल यहां पर, पार्टिकल इस तरह से, और इसके इसके पास कुछ मोमेंटम है पी वेक्टर, इसके पास कुछ मास है, इसके उसकी कुछ वेलोसिटी है एम वी वेक्टर, और यहां से इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आर वेक्टर यहां से आर वेक्टर पे लोकेटेड है ये पार्टिकल पी। तो इस इंस्टेंट पे जो इसकी एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे दैट इज आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस एम वी वेक्टर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट, किस पॉइंट, मेरा रेफरेंस कौन सा पॉइंट है, ये इस पे डिपेंड करता है और यही कैच है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं पूछा जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाना चाहिए था, जो इसका जो जो इसकी जो इन लोगों ने, जो एग्जामिनर ने जो इस क्वेश्चन को पूछा है उसका ये मानना है कि वो ये समझ के बैठा है कि तुम एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कंसिडर करो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेंटर के अबाउट ही कंसिडर करें, है ना। इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है, इस इंटेंशन के साथ फ्रेम किया गया है कि तुम्हें ऐसा एज्यूम करना है कि एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट तुमको बताना है, सेंटर के अबाउट ये चीज कमेंट करना है, जो भी चीज यहां पर ABCD ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम सेंटर के, यहां पर मेंशन, एटलीस्ट यहां पे एक चीज मेंशन करना चाहिए था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ अबाउट इट सेंटर, ऐसा ऐसा देना चाहिए था इसमें। ओके, तो यहां पर ये चीज थोड़ी सी यहां पर इंफॉर्मेशन मुझे कमी लगी है इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में इस पॉइंट के अबाउट ले लूं, है ना, इस पॉइंट के अबाउट, सपोज ये पॉइंट मेरे पास में ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ओके, किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट लू तो वो कंजर्व नहीं रहेगा, तो हमें इसमें सेंटर को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर लिख लो, अबाउट इट्स सेंटर, ये चीज मेंशन होना चाहिए था। अब अबाउट इट्स सेंटर अगर हम लोग देखें तो देखो ये आर वेक्टर है, दिस इज द आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, और हमें एंगुलर मोमेंटम क्या पता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज आर क्रॉस वी है, दैट इज आर क्रॉस एम वी। तो इसको हम लोग एम वी आर क्रॉस एम वी है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो मैं ये लिख देता हूं आर क्रॉस एम वी वैक्टर। तो एम तो कांस्टेंट है, तो एम को मैं इधर निकाल सकता हूं बाहर, एम इंटू आर क्रॉस वी। अब देखो आर क्रॉस वी इज व्हाट, आर और वी के बीच में हमेशा जो एंगल है, कहीं पे भी देखो आर और वी के बीच में जो एंगल है, आर वेक्टर यहां पर है, इस पॉइंट में आर वेक्टर इधर है, इस पॉइंट में आर वेक्टर इधर है, और बी के पी के बीच में जो एंगल है वो हमेशा यहां पे 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये हमेशा 90 डिग्री है, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री आर और वी के बीच में। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एम इंटू आर वी साइन ऑफ
साइन थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज नथिंग बट 1। तो ये एम आर वी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम आर वी। और क्योंकि इसकी रेडियस सर्कुलर पाथ की कांस्टेंट है, v जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है अबाउट इट्स सेंटर। तो मैग्नीट्यूड हम लोग बोलेंगे, मैग्नीट्यूड पे मैं कमेंट करूंगा कि मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बाद हमने मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कमेंट कर दिया। अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो देखो आर क्रॉस वी अगर हम लोग लेंगे, आर क्रॉस वी किसी भी पॉइंट पे के बाद लोग आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन है, यहां से अगर हम लोग आर और वी को इसी प्लेन में माने, आर और वी को अगर हम लोग इसी प्लेन में मानते हैं, तो आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। तो आर क्रॉस वी, ये जो है आर क्रॉस वी, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आता हुआ नजर आएगा। आर क्रॉस वी जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, हो सकता है मेरे इमेज में गलत दिखे, आर क्रॉस वी। तो मुझे ये चीज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस, जो भी तुम मोबाइल में अगर देख रहे हो या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में, तो इससे बाहर निकलता हुआ आर क्रॉस वी दिखेगा, है ना। हर जगह पे आर क्रॉस वी ले लो। इस प्लेन से अगर आर को मैंने इसी प्लेन में माना है ना, तो आर क्रॉस वी विल बी आउटवर्ड, है ना, आर क्रॉस वी विल बी आउटवर्ड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह इसकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम, रिमेन्स सेम। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और हर जगह पे इसकी डायरेक्शन भी सेम है। अबाउट सेंटर ये यहां पर कैच है, तो अबाउट सेंटर ये सेम रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग को दिख रहा है, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विथ स्पीड वी नॉट। तो एक बॉडी है, इसकी मास कितनी है, कैपिटल एम, और ये वी नॉट स्पीड से इस तरह से मूव कर रहा है। कोलाइड्स इलास्टिकली कोलाइड करता है विथ मास, स्मॉल मास एम एट रेस्ट। तो यहां पर एक स्मॉल एम मास है, ठीक है, ये स्मॉल एम मास है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है। ये दोनों कोलाइड करते हैं इलास्टिकली यहां पे कोलाइड करते हैं। आफ्टर द कॉलिजन द टू मासेस मूव्स एट एंगल θ1 एंड θ2 विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m। अब ये बिफोर की कंडीशन है, सपोज ये हमारी बिफोर की कंडीशन है। कॉलिजन के बाद, मतलब बिफोर और आफ्टर में बना रहा हूं, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद क्या होता है, जो इसके इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है कैपिटल एम के, उससे θ1 एंगल पे एक मास इधर मूव करता है, ठीक है, θ1 एंगल पे। और ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से, मैं एक बार फिर से बना देता हूं, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, एम वी नॉट जिससे मूव कर रहा है, वी नॉट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां से θ1 एंगल पे एक मास मूव करता है θ1 पे, और दूसरा मास यहां से θ2 एंगल पे इस तरह से मूव करता है। After collision, the two masses moves with the angle of θ1 and θ2 respectively, θ1 and θ2 with respect to initial direction of motion. तो कैपिटल M वाला जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, और स्मॉल m यहां पर θ2 से इस तरह से मूव करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, कैपिटल M मास जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और स्मॉल m जो मास है वो इस डायरेक्शन में θ2 एंगल पे इस तरह से मूव करता है। ओके, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल M by small m for which angle θ1 and θ2 will be equal. Okay, so ऐसा बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m by m क्या है, सच दैट θ1 इक्वल्स टू θ2। तो हम लोग क्या करेंगे, θ1 और θ2 को इक्वल कर देते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल M by m को निकाल लेते हैं, है ना। हमें यही तो केस लेना है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल M by स्मॉल m फॉर विच θ1 इक्वल्स टू θ2। तो दोनों को थीटा हम लोग ले लेते हैं और हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल M by स्मॉल m निकालेंगे। अब यहां पे हमें इलास्टिक कॉलिजन दिया गया, इलास्टिक कॉलिजन है। तो इलास्टिक कॉलिजन में देखो मोमेंटम कंजर्व रहने के साथ साथ और एक चीज कंजर्व होता है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे और साथ साथ में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे, और फिर हम लोग m by m को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे। देखो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग इसको अपना x डायरेक्शन मान ले, इसको अगर हम लोग अपना x डायरेक्शन मान ले और हम लोग इसको अपना y डायरेक्शन मान ले, है ना, तो x डायरेक्शन में x डायरेक्शन जो इनिशियल मोमेंटम थी वो कितनी थी, mv0, है ना, कैपिटल M मास के पास था। और फाइनल अगर हम लोग देखें
एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितनी है, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब m, अगर इसकी स्पीड को हम लोग बोल दें, कैपिटल M की स्पीड को v1 बोल दें और स्मॉल m की स्पीड को अगर हम लोग v2 मान लें, ओके, v1 और v2 स्पीड से हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो v1 का x कंपोनेंट है ना, मोमेंटम का x कंपोनेंट लेंगे कैपिटल M मास के लिए, तो m इंटू v1 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, x डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन, वेलोसिटी का x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन v1 कॉस थीटा, प्लस जो स्मॉल m मास है, स्मॉल m मास इंटू v2 का कॉस थीटा कंपोनेंट, ये x डायरेक्शन में हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया। उसी तरह से अगर हम लोग y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया, तो mv1 कैपिटल M v1 का कौन सा कंपोनेंट गया, देखो x डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा, ठीक है, और स्मॉल m का देखो, स्मॉल m का अगर हम लोग देखें तो माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन में गया, mv2 कंपोनेंट लेना तो आता होगा, mv2 साइन थीटा, तो यहां से हमें एक इस दोनों इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल mv1 दैट इज इक्वल टू mv2, और यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा, v2 की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी कैपिटल m बाई स्मॉल m इंटू v1, तो एक रिलेशन तो हमें यहां से इससे मिल गया, ओके। अब हम लोग दूसरा रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, m कैपिटल M v0 एज इट इज रहने देंगे, यहां से एक काम करते हैं, m v1 कॉस थीटा यहां रहने दे, और v2 को हम लोग यहां से इसको यहां या इस वैल्यू को डाल देते हैं, v2 को, है ना, मैं यहां से डायरेक्टली डाल देता हूं, v2 को अगर हम लोग इसमें डाल दें तो ये m इंटू वी2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू कॉस थीटा, v1 कॉस थीटा, ओके। सो यहां से हम लोग कैपिटल M सब में से कैंसिल आउट कर सकते हैं और v0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये स्मॉल m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v1 कॉस थीटा, ये हमें v0 की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये तो हमारे पास में रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल गया। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे पास में शस्त्र है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन यहां पे लिखा हुआ है, इलास्टिक कोलिजन है, दैट मींस हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं इसमें, तो लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, हाफ इंटू कैपिटल M, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो हाफ इंटू कैपिटल M की जो मास है दैट इज कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, तो v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल m की वेलोसिटी v2 स्क्वायर, ये हम लोग लगा सकते हैं। देखो हाफ मैं सबसे कैंसिल कर सकता हूं इस तरह से, और v0 को मैं यहां से पुट कर दूंगा, v0 की वैल्यू तो यहां से डाल देता हूं मैं, v0 की वैल्यू कैपिटल M इंटू v0 की वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर लिया दैट इज 4v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M, v1 स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस स्मॉल m, v2 स्क्वायर को हम लोग अगेन यहां से डाल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास में, ओके। बस मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो कैपिटल M मैं सबसे कैंसिल आउट कर सकता हूं, एक कैपिटल M सबसे कैंसिल आउट कर दिया, v1 स्क्वायर मैं सबसे कैंसिल आउट कर सकता हूं, v1 स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, तो पहला जो टर्म बचा वो बना मेरे पास में, और एक स्मॉल m इससे काट सकते हैं, पहला टर्म बचा मेरे पास में 4 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m, तो देखो यहां से क्या आ गई वैल्यू मेरे पास में, कैपिटल M बाई स्मॉल m की वैल्यू आ गई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, देखो अगर कैपिटल M बाई M की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। 4 कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो कैपिटल M बाई स्मॉल m की जो वैल्यू आ गई दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 3। ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा इक्वल्स टू 0 पे होगी, थीटा इक्वल्स टू 0 पे 4 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, उससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, इसमें बोला गया है 2 बिलेट बॉल्स ऑफ इक्वल मास 30 ग्राम स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विथ सेम स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एज शोन बट एट डिफरेंट एंगल्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं
दो बिलियर्ड बॉल है, यहाँ पर एक सपोज बिलियर्ड बॉल है, और ये जाके यहाँ इस रिजिड वॉल से, इस वाली जो रिजिड वॉल है इसे जाके टकराती है ना, और एक इस तरह से जाती है, इस तरह से नॉर्मल परपेंडिकुलरली इस तरह से टकराती है, और दूसरी कुछ एंगल में जाके टकराती है। यहां से देख सकते हैं हम लोग, दूसरी कुछ एंगल में 45 डिग्री से, यहाँ पर 45 डिग्री पे जाके स्ट्राइक होती है। ओके, तो यहाँ बोला गया है डिफरेंट एंगल्स, तो ये डिफरेंट एंगल में इस तरह से एक परपेंडिकुलरली जाके टकरा रही है रिजिड वॉल से, एक बिलियर्ड बॉल, और एक 45 डिग्री में इस तरह से टकराती है। इफ द बॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, then the ratio of magnitude of impulse imparted to ball A and ball B। अब यहां से अगर u वेलोसिटी से अगर ये जा रही है, और तो ये वापस भी u वेलोसिटी से ही आती है ना, u वेलोसिटी से गई तो वापस u वेलोसिटी से आई, और यहां से ये u वेलोसिटी से इस तरह से टकरा रही है ये वाली बिलियर्ड बॉल, तो ये u स्पीड से इस तरह से टकरा के u स्पीड से इस तरह से वापस जाती है इस रिजिड वॉल से टकरा के। तो हमें बताना है कि इन दोनों बॉल को कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ है अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो देखो इंपल्स का सीधा सीधा फंडा क्या है, इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली हमें बताना है कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना, दैट इज इंपल्स। इंपल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग इसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एम वी। मतलब हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, और ये हमें एक्स डायरेक्शन में यहां पर पूछा गया है, एक्स डायरेक्शन में। तो मोमेंटम फाइनल हमें बताना है और माइनस मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन। तो पहले केस के लिए बॉल ए के लिए अगर हम लोग देखें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो बॉल ए के लिए जो इंपल्स है जे फॉर ए लिख देता हूं मैं, है ना। फाइनली वो किस डायरेक्शन में, अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं, है ना, तो इनिशियली वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, और फाइनली वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। टकराने के बाद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन पलट गई। तो टकराने के बाद इसकी जो मोमेंटम है, हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी लिख देते हैं, है ना, माइनस एम यू लिखो। मास अगर एम लिया है मैंने, जो 30 ग्राम दिया हुआ है, और जो स्पीड है इसकी 108 किलोमीटर पर आवर, वो रहने दो, उसको यू के टर्म्स में रहने दो, माइनस एम यू। ओके, माइनस एम यू और माइनस इनिशियल मोमेंटम इसकी कितनी थी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, एम यू, मास इंटू उसकी स्पीड थी यू। ठीक है, तो ये इसकी चेंज इन मोमेंटम, ये इसका इसने इंपल्स इंपार्ट किया, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली -2 mu। दिस इज द इंपल्स दैट इज इंपार्टेड टू बॉल, बिलियर्ड बॉल, दैट ए। ओके, तो इसी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज 2 mu मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये बॉल ए की बात हो गई। अब हम लोग बात करें बॉल बी के लिए। बॉल बी को देखो, बॉल बी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में इसकी मोमेंटम कितनी थी, ये एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो mu का cos 45 था, mu का cos 45, ये यहां से देखो, इस यहां से इनिशियल इसके पास इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था ना, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक मिनट। इनिशियली ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया, है ना। दिस वाज इनिशियल मोमेंटम mu cos 45 डिग्री, u का cos 45 डिग्री, u का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो u का cos 45 डिग्री। और फाइनली भी ये इस तरह से यहां से अगर 45 डिग्री पे ये टकराता है इससे, तो ये 45 डिग्री पे ही यहां से इस तरह से जाएगा, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंपल्स इंपार्टेड टू बॉल बी, है ना, दैट इज फाइनल मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखना है। मोमेंटम फाइनल कितना है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मोमेंटम फाइनल इज, मास तो उसका m है, और u का cos 45 डिग्री, u का cos 45 डिग्री, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए क्योंकि इसका देखो प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें, फाइनल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस mu cos 45 डिग्री माइनस इनिशियल मोमेंटम लेंगे। इनिशियल मोमेंटम इसकी किस डायरेक्शन में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम लोग कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ले, तो वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग आएगा, है ना, ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग आएगा। इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन ले इनिशियल का, तो वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, दैट इज mu का cos 45 डिग्री, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कितना जाएगा, -2 mu cos 45 को हम लोग 1/√2 लिख देते हैं,
दैट इज इक्वल टू -√2mu। अब बस हमें इसका रेशियो लेना है। तो रेशियो देखो कितना आ गया, रेशियो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे तो √2mu आ गया, है ना। मैग्नीट्यूड जेबी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √2mu मैग्नीट्यूड वाइज। तो रेशियो कितना हो गया, इंपल्स इंपार्टेड टू बॉल ए टू बॉल बी, है ना। बॉल ए तो जे ए डिवाइडेड बाई जे बी, ये हमें निकालना है। तो जे की वैल्यू दी हुई है हमें 2mu, और ऐसे भी रेशियो भी ले लोगे तो वो जो नेगेटिव साइन है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर साइन के साथ रखना चाहते हो तो वो साइन भी इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। बस रेशियो निकालना था तो इसलिए मैंने ये ले लिया, अदरवाइज साइन के साथ भी रखोगे तो साइन भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे तुम्हारी इच्छा। तो जे बी ये कितनी दी हुई है, √2mu। अगर साइन के साथ पूछा जाता तो भी आंसर तो यही आता, लेकिन अगर कुछ ऐसा दूसरा केस आ जाता तो साइन के साथ, अगर इसमें साइन भी तुम्हारे साथ रहता तो साइन भी उस तरह से कंसिडर करना पड़ता, है ना। यहाँ पे क्योंकि सारे पॉजिटिव रेशियो हैं तो इसीलिए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ले लिया। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ना भी लेते तो भी ये माइनस साइन ये एकोमोडेट हो जाता, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाता, रेशियो पूछा गया था। तो ये mu से mu तो कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरे पास में √2:1 ये रेशियो हमारे पास में निकल के आता। तो हम लोग देखते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हमको जो दिखाई दे रहा है दैट इज बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज √2:1, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ बुलेट ऑफ 4 ग्राम मास इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। तो एक गन बना लेते हैं हम लोग, काम चलाने के लिए गन बना रहा हूं, ठीक है। इस तरह का गन है सपोज मेरे पास में, इस तरह का गन है, दिस इज गन, ठीक है। गन की मास कितनी दी हुई है, 4 kg। भावनाओं को समझो, गन का एग्जैक्ट हम लोग मॉडल तो नहीं बना सकते ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये गन है, 4 kg मास है इसकी, और इसमें से एक बुलेट फायर होती है, एक बुलेट फायर होती है, इसके अंदर पहले बुलेट अंदर होगी, और बुलेट की जो मास होगी वो कितनी थी, 4 ग्राम दी हुई थी। यहां से ये बुलेट फायर होती है इस तरह से, ठीक है। इफ द बुलेट मूव्स विथ मजल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की जो बाहर जो निकलती है, बुलेट जब बाहर निकलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से बाहर निकलती है। द इंपल्स imparted टू द गन एंड वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। ओके, सो इंपल्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। इंपल्स imparted टू गन, इंपल्स imparted टू गन। तो गन पे, गन को कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ, अभी मैंने बताया इंपल्स इज व्हाट, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पे लिख देता हूं जे ऑफ गन, ये पूछा ना इंपल्स इंपार्टेड टू गन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। तो ये बेसिकली हम लोग लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, डेल्टा mv फॉर गन, ये पूछा गया हमें, दैट इज इंपल्स, उतना इसको इंपार्ट हुआ। तो अगर हम लोग एक काम करें, अगर हम लोग गन प्लस बुलेट, गन प्लस बुलेट को मैंने अपना सिस्टम ले लिया, गन प्लस बुलेट को अगर मैंने अपना सिस्टम ले लिया, तो देखो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इस सिस्टम की जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी, इस सिस्टम की एज अ होल। इंडिविजुअली गन का या इंडिविजुअली बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट गन प्लस बुलेट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। तो इसकी मोमेंटम कंजर्व हम लोग कर सकते हैं, इसकी मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ऊपर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। अगर तुम बोलोगे, मैं ऐसा बोल सकते हो कि सर ग्रेविटी तो लग रही है इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है ना। तो इसलिए बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंट, जो भी बिफोर फायरिंग और जस्ट बिफोर फायरिंग और जस्ट आफ्टर फायरिंग, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। ग्रेविटी जो एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी है जो कि नॉन इंपल्सिव है, उसकी वजह से कोई भी उसमें मोमेंटम में चेंज नहीं आया, जस्ट बिफोर फायरिंग और जस्ट आफ्टर फायरिंग, क्योंकि कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा गन प्लस बुलेट सिस्टम का। ओके, सो गन के पास जो मोमेंटम है, गन के पास जो मोमेंटम है, और जो बुलेट का, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो इनिशियली कितना था, 0 था, तो फाइनली भी ये 0 होना चाहिए। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ गन जो बाहर निकलने के बाद, फायरिंग के बाद, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, और यही मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ है। पहले कितना था, दोनों का मोमेंट, पहले दोनों बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थे, तो मोमेंटम दोनों का 0 था, बट ये जो फाइनल जो मोमेंटम आया, यही इसका मोमेंटम में चेंज हुआ है, यही इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ है।
और ये जो मोमेंटम का चेंज है इसी को हम लोग इंपल्स भी बोल सकते हैं। यही इसके ऊपर इतना ही इंपल्स है, क्योंकि इंपल्स क्या है, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। और चेंज कितना हुआ, जो इनका फाइनल दोनों के पास जो मोमेंटम था इतना ही इसमें चेंज है। ओके, सो दिस इज द इंपल्स। ये इंपल्स गन के ऊपर इतना ही इंपल्स लगा, जो कि बुलेट पे, बुलेट का जो भी मोमेंटम आया उसके बराबर का इंपल्स गन पे लगा होगा, क्योंकि इनिशियली दोनों का मोमेंटम जीरो था, फाइनली दोनों के पास जो मोमेंटम आया वही इनका चेंज इन मोमेंटम है। तो गन बुलेट के पास जो मोमेंटम है पी ऑफ बुलेट, ये कितना है, ये 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, इंटू इसकी मास, मास इंटू वेलोसिटी कर रहे हैं हम लोग, मास इंटू वेलोसिटी 4/1000, 4 ग्राम दिया हुआ ना, ये बुलेट का फाइनल, ये बुलेट का मोमेंटम है। ठीक है, तो ये बुलेट का मोमेंटम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20/100 दैट इज 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट का मोमेंटम है, और इतना ही मोमेंटम चेंज हुआ गन का भी, इतना ही मोमेंटम गन का भी चेंज हुआ। तो इंपल्स इस पे कितना हुआ, इंपल्स कितना लगा, चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स इतना ही लगा। बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम था उतना ही इंपल्स गन पे लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि P ऑफ बुलेट इज 0.2 kg, 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, और यही गन का इतना इतना इस गन को इंपल्स मिला। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो देखो P ऑफ गन कितना आ गया, P ऑफ गन कितना है, P ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन भी कितना आ जाएगा, दैट इज 0.2, नेगेटिव डायरेक्शन में -0.2 लिख लो, बट मैग्नीट्यूड से इसमें काम कर रहे हैं हम लोग, तो मोमेंटम ऑफ गन कितना है 0.2। तो मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन जो कि कितना है 4 kg, इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी है, जो कि इसमें जो इंपल्स लगने की वजह से, जब उसने फायर किया तो इंपल्स लगा, तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव मतलब क्या, वो रिकॉइल, नेगेटिव मतलब वो पीछे की तरफ गया, तो वो नेगेटिव पीछे जाने का नेगेटिव जो साइन है वो उसके पीछे जाने की सिग्निफिकेंस, अगर बुलेट आगे बढ़ता है तो गन पीछे जाएगी ऑटोमेटिकली, तो वो नेगेटिव साइन उसके बारे में। तो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब पीछे जो गई उसकी वेलोसिटी पूछी गई, इसलिए यहां से हम लोग ये नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। तो 4 मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज 0.2। ओके, सो यहां से हम लोग वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, दैट इज 0.2/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/40, तो 1/20, 1/20 को हम लोग लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं ना, 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है दैट इज बी, बी हमें यहां से करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, 0.05 वाला। ओके, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी व्हाट। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या रिलेशन है, हालांकि ये हमने पढ़ रखा होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ mv², और मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज mv। ओके, तो अगर हम लोग एक काम करें, हम लोग p² ले लें, तो p² इज बेसिकली व्हाट, m² v²। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इसमें मैनिपुलेट करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, देखो mv² को हम लोग 2ke लिख सकते हैं ना, mv² कैन बी रिटन एज 2ke। तो 2ke को अगर हम लोग डिवाइड कर दें m से, दैट इज बेसिकली 2ke डिवाइडेड बाई m, अगर हम लोग यहां से ले, दैट इज बेसिकली व्हाट, v²। दिस टर्म इज v², v² वाला जो टर्म है यहां से देखो, तो अगर हम लोग लिखें तो v² इज व्हाट, v² इज 2 टाइम्स ऑफ ke डिवाइडेड बाई m, दिस इज v²। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इक्वल टू करके m² यहां पे ले लेता हूं, दिस इज बेसिकली p²। ओके, अच्छा, अब यहां से ये हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं एक m, ठीक है, तो p हम लोग लिख सकते हैं √2m/ke। ये रिलेशन हमारे पास में आता है, ये बहुत बार हम लोग ये रिलेशन यूज भी करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग बार बार ये रिलेशन यूज करते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक सा रिलेशन हो गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। अब बोला गया है काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना होता है तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो मोमेंटम है वो दुगनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रूट अंडर में है ना, तो मोमेंटम मेरी कितनी होगी, मोमेंटम 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी को हमने 4 गुना किया तो मोमेंटम दुगनी हो गई। तो पहले अगर मोमेंटम सपोज p थी,
तो मोमेंटम चेंज होकर कितनी हो गई, 2p हुई। ओके, दिस वाज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। दिस इज बेसिकली चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज चेंज ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग परसेंटेज चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 2p माइनस p, दैट इज p डिवाइडेड बाय p इनटू 100। तो दिस इज नथिंग बट 100%। ठीक है, तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है दैट इज ए। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट। तो इनिशियली हम लोग बनाए बिफोर कोलिजन की अगर कहानी बनाए, बिफोर कोलिजन, तो बिफोर में क्या है, m1 के पास कुछ वेलोसिटी थी होगी, तो सपोज u वेलोसिटी थी, है ना, और m2 कैसा था, m2 रेस्ट पे था, m2 वाज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर ये कोलाइड करने के बाद, आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स मूव विथ इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो m1 की जो वेलोसिटी होगी हमने इधर मान ली v, और m2 की हम लोग मान लेते हैं कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में v, दोनों की इक्वल वेलोसिटी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में m2। तो इस तरह की कंडीशन है हमारे पास में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, है ना। ये रेस्ट पे था, m2 वाज एट रेस्ट, तो इसको हटा ही देते हैं, चलो। ओके, द रेशियो ऑफ मासेस m2 बाई m1 इज व्हाट, ये पूछा गया है, रेशियो ऑफ मासेस पूछा गया है। ओके, तो कॉलिजन है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा पहले मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है बिफोर वाला, m1 इंटू यू, ठीक है, m2 तो 0 रेस्ट पे था। फाइनल कितना हो गया, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो m2 के पास पॉजिटिव वेलोसिटी है m2 इंटू वी, माइनस m1 के पास, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए एक नेगेटिव साइन आ रहा है, m1 इंटू वी। तो ये हमारे पास में इनिशियल कहानी है, ठीक है। तो यहां से हमें बेसिकली m2 बाई m1 निकालना है, तो हमें और एक रिलेशन चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन हम लोग लिखेंगे ई का इक्वेशन। ओके, ई हम लोग क्या है, ई कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। में लिख देता हूं एक बार, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन, जब इनका कोलिजन हो जाता है तो ये लोग जो सेपरेट हो रहे हैं, तो उसकी उसकी वेलोसिटी क्या है, तो देखो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों 2v से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। v माइनस माइनस b में लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 2v से ये सेपरेट हो रहे हैं, और इनिशियली एक रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था ना, और ये इसको अप्रोच वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, u इसकी अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, और ये यहाँ पे 1 है, इलास्टिक कोलिजन है, दैट इज 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज 2v इक्वल्स टू u, एक रिलेशन हमारे पास में ये आ गया, दिस इज द सेकंड रिलेशन। अब इसी दोनों रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो u को मैं क्या लिख सकता हूं, u को हम लोग यहाँ पे 2v से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं ये u की वैल्यू डाल देता हूँ, तो m1 इंटू यू की जगह हम लोग 2v लिख देते हैं, 2v लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू वी माइनस m1 इंटू वी। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी हमें निकालना है v, हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, बस निकल गया 2m1 प्लस m1, इधर आ गया 3m1, दैट इज इक्वल टू m2। हमें निकालना है m2 बाई m1, तो m2 बाई m1 की यहाँ से हम लोग वैल्यू देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली 3/1। सिंपल क्वेश्चन था, तो 3:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमें मैच होता हुआ दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, 3:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ ट्रायंगुलर प्लेट इज शोन, अ फोर्स F इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप इज अप्लाइड एट पॉइंट P। तो इस जगह पे P पॉइंट पे एक फोर्स इस तरह से अप्लाई करते हैं। द टॉर्क एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O एंड Q आर व्हाट। तो हालांकि ये टॉर्क का क्वेश्चन है, इसमें कैसे आ गया, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट P के अबाउट ये फोर्स लग रही है ना, और हमें टॉर्क बताना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O एंड पॉइंट Q। तो टॉर्क हमें सिंपल पता है कि क्या होता है, R क्रॉस F, बेसिक सा फंडा, R क्रॉस F। तो एक बार पॉइंट O के रेस्पेक्ट में हमें P का R वेक्टर लिखना है ना, उसका क्रॉस लेना है F के साथ। दूसरे में हमें पॉइंट Q के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का R वेक्टर लिखना है।
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू, है ना, इनटू क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो पॉइंट ओ के अबाउट तो आर वेक्टर हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट ओ के अबाउट देखो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ, जैसे यहाँ टॉर्क लिखा ना, मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिखूंगा, मैं तो ऐसा लिख देता हूँ इसको, आर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस एफ, ठीक है। और टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू लिखेंगे हम लोग, तो आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्रॉस एफ। देखो जो पोजीशन वेक्टर है वो रेफरेंस कहां पे हमने लिया है उस पर डिपेंड करता है ना। तो एक बार रेफरेंस हमने ओ पे लिया है, एक बार रेफरेंस हमने क्यू पे लिया है, और हमें आर क्रॉस एफ लिखना है। तो रेफरेंस के हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। तो पॉइंट ओ के अबाउट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ हमें निकालना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग यहां से सिंपल निकाल सकते हैं। ये मेरा आर वेक्टर है, ये हमें बेसिकली निकालना है, दिस इज माई आर वेक्टर। तो देखो आर वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर का कॉस 60 डिग्री आई कैप, ये तो बहुत ही सिंपल है। 10 सेंटीमीटर का कॉस 60 डिग्री ये आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस 10 सेंटीमीटर का साइन 60 डिग्री, 10 सेंटीमीटर का साइन 60 डिग्री इन जे कैप डायरेक्शन। ये आर ऑफ पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ हम लोग लिख रहे हैं। ओके, सो ये कितना हो गया, 10 इंटू कॉस 60 इज 1/2, तो 10/2 आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 जे कैप। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब टॉर्क हमें निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, तो आर, ये तो आर वेक्टर हमने निकाल दिया 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ये आर हो गया। क्रॉस लेंगे हम लोग फोर्स वेक्टर के साथ, दैट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आई कैप का क्रॉस लेंगे आई कैप के साथ तो वो 0 हो जाएगा, आई कैप के साथ जे कैप का तो वो बनेगा के कैप, माइनस साइन आएगा क्योंकि एक -3 है, तो माइनस 3 5 जब 15 के कैप, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग आई क्रॉस जे। जे कैप का क्रॉस लेंगे आई कैप के साथ तो वो हो जाएगा माइनस के कैप, तो ये माइनस साइन और एक आ जाएगा, और ये 5 4 जा 20√3 के कैप आ जाएगा ये। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जो आएगा -15, अच्छा ये के कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बस के कैप का डायरेक्शन नहीं दिखाया गया, चलो कोई बात नहीं। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, -15 प्लस -15 माइनस 20√3, है ना, -15 माइनस 20√3, ये के कैप डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे से निकाल दिया। तो हमें तो सीधा सीधा जो ऑप्शन दिख रहा है वो ए ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग पॉइंट क्यू के अबाउट भी हम लोग निकालेंगे इसका आंसर, है ना। तो ये तो हमारा ए ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ से। लेकिन चलो अबाउट क्यू भी निकालते हैं। अबाउट पॉइंट क्यू भी हम लोग टॉर्क निकालेंगे। तो मेन तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ये क्या हो जाएगा। तो देखो अगर मैं क्यू को अपना ओरिजिन मान लूं, अगर मैं अपना क्यू को अपना ओरिजिन मान लूं, ये भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, क्यू को मैंने क्यू के रेस्पेक्ट में देखना है तो क्यू को हमें ओरिजिन कंसिडर कर लेना होगा, है ना। तो अगर यहां पर मैंने अपना ओरिजिन कंसिडर कर लिया तो इसका कंपोनेंट देखो, अगर मैंने यहां पर ओरिजिन कंसिडर कर लिया, रेफरेंस मतलब क्या, एक तरह से तुम वहां पे ओरिजिन कंसिडर कर रहे हो, तो ये रेफरेंस कर लिया। तो अभी देखो पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक जो एक्स कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो चीज है या तो क्यू को ओरिजिन ले लो या फिर ऐसा कर सकते हो आर ऑफ पॉइंट पी माइनस आर ऑफ पॉइंट क्यू, और आर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ और आर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसे भी ले सकते हो इसमें। तो सिंपल दोनों का पोजीशन वेक्टर माइनस कर सकते हो, वो भी एक तरीका है ना। तो और ये दूसरा जो तरीका मैं बोल रहा हूं कि उसी को ओरिजिन कंसिडर कर लो और उसके रेस्पेक्ट में लिख दो, चीजों को उसके रेस्पेक्ट में लिख दो। तो कोई सा भी तरीका, चलो ये वाला तरीका हम लोग लेते थे जो भी मैं बता रहा हूँ। क्यू को मैंने अपना ओरिजिन मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में मैं पी का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, है ना, आर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में 10 का कॉस 60 डिग्री,
10 cos 60 डिग्री, है ना। और जो वाई डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, और वो 10 का साइन 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। ये आई कैप में आएगा और ये जे कैप में आएगा। ये बन गया माइनस 10 cos 60 डिग्री माइनस 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप आ जाएगा। दिस इज आर पी क्यू। अब अगेन हमें क्या लिखना है, टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ लेना है, तो आर टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू दैट इज माइनस 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप का क्रॉस लेंगे हम लोग किसके साथ, फोर्स वेक्टर कितना है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो 5 आई कैप का आई कैप के साथ 0 हो गया, आई कैप के साथ जे कैप के साथ, तो इस बार यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, प्लस 15 के कैप प्लस 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस टाइम्स आ जाएगा, दैट इज 20√3 के कैप। तो यहाँ पर एक इधर प्लस साइन के साथ आएगा, तो ऑप्शन ए अभी भी हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 5.99 kg इज हैंगिंग फ्रॉम 2 लॉन्ग मासलेस कॉर्ड्स। तो 2 लॉन्ग मासलेस कॉर्ड्स है हमारे पास में, और एक कैपिटल एम का जो मास है वो इस तरह से दोनों कॉर्ड्स इस तरह से लटका हुआ है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड इनटू द ब्लॉक एंड गेट्स एम्बेडेड टू इट। तो 1D में बता रहा हूं क्या हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन हमारे पास में, इस तरह का जो मास है, तो मैंने इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाया, एक बुलेट को इस तरह से फायर किया जाता है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम का बुलेट है, इस तरह से फायर किया जाता है, उसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी रही होगी, और वो जाता है और इसमें जाके चिपक जाता है, इस मास पे चिपक जाता है ना। द ब्लॉक प्लस बुलेट देन स्विंग अपवर्ड्स देयर सेंटर ऑफ मास राइजिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस h इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। अब ये इस पे जाके चिपक जाता है, और ये जो कंबाइंड मास है ये जो है ये h हाइट, यहां से h हाइट तक जाते हैं, h हाइट, और जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8 सेंटीमीटर ऊपर तक जाते हैं, 9.8 सेंटीमीटर, है ना। ये अपने जो प्रेजेंट लेवल से 9.8, इसका सेंटर ऑफ मास 9.8 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। बिफोर द पेंडुलम कम्स मोमेंटरीली टू रेस्ट एट द एंड ऑफ इट्स आर्क, मतलब ये इतनी तक धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, जब तक वो रुकेगा नहीं, जब तक वो h हाइट तक गया, है ना। वो यहां से आया ठक, दोनों का जो बुलेट आया इस पे लगा मास के साथ, और जाते 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 जो मैक्सिमम हाइट जो गया, उसके बाद वो रेस्ट पे आएगा, फिर वो नीचे की तरफ स्विंग करेगा ना, तो जितना मैक्सिमम हाइट जाता है दैट इज 9.8 सेंटीमीटर, है ना। मोमेंटरीली एट रेस्ट, वहां जाके वो रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा ना, तो वो रेस्ट मोमेंटरीली एट रेस्ट वो बता रहा है इसमें। द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज व्हाट। तो ये v, जब ये इसमें जो टकराया, जिस वेलोसिटी से जो टकराया, वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम लोग चलो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जब ये टकराए, तो टकराने से जस्ट पहले जो स्मॉल मास की जो वेलोसिटी हमने तो वो v मान रखी है, और टकराने के बाद तो दोनों की सेम वेलोसिटी होगी यहाँ पे, जब वो m प्लस एम वाला जो ब्लॉक बन जाएगा, m+1 जाके चिपक जाता है, तो उसमें जो वेलोसिटी है उसकी सपोज v1 हो जाती है। बिफोर कोलिजन स्मॉल m की मास v थी, और ये मास इसकी कैपिटल M मास की जो वेलोसिटी थी दैट इज 0, इसकी वेलोसिटी 0 थी कैपिटल M की। बाद में चिपक जाने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज v1 हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हमें ये v निकालना है, ये v हमें निकालना है, v निकालना है ना, स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन, v निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग दो चीज लगा सकते हैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कहां से कहां तक लगाएंगे, जब दोनों चिपक गए उसके बाद वो कितनी हाइट तक ऊपर गए, उसमें हम लोग, जब वो चिपक जाने के बाद कुछ हाइट तक गए, तो वो बेसिकली उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो जब वो चिपक गए उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ हो रही होगी, है ना, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हमने 0 मान लेते हैं। तो जब वो चिपक के ऊपर जाते हैं, तो ऊपर फाइनली h हाइट जाने के बाद, है ना, h हाइट जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि वहां पर जाके वो रेस्ट पे आता है, और उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी कंजर्वेशन को अगर हम लोग अप्लाई करें, तो इसके पास v1 वेलोसिटी, टकराने के जस्ट बाद इसके पास v1 वेलोसिटी है, तो हाफ इंटू m प्लस कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। इतनी एनर्जी है दोनों चिपक जाने के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट बाद। अब ये जो ऊपर उठ रहे हैं, तो ऊपर इस पॉइंट पे जब वो चिपक गए, उस पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, ठीक है। अब वो ऊपर जा रहे हैं, h हाइट तक गए,
उस समय वहां की पोटेंशियल एनर्जी को मैं mgh ले लेता हूं। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इसको सिस्टम माना हमने, इंटू g इंटू h, ये आ गया हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। इस तरह से हम लोग, और ये हमने हमने किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। तो V1 की वैल्यू आ गई √2gh, √2gh। यहां से V1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, √2gh वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 इंटू 10⁻², वो हमें पुट करना पड़ेगा। तो ये यहां से V1 की वेलोसिटी V1 आ गई। हमें निकालना है V, हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था, m इंटू वी, m इंटू वी। और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, दोनों की मास m कैपिटल M प्लस स्मॉल m जुड़ गए और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v1 आई। तो v1 हम लोग यहां से रिप्लेस कर सकते हैं √2gh से। तो m प्लस m इंटू √2gh, दिस इज इक्वल टू, और ये m को भी मैं नीचे ले आता हूं, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी जो हमें निकालनी है। देखो बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना है। जो करेक्ट आंसर जो आता है यहाँ से दैट इज 831, जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा दैट इज 831.4 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v collides head on with a stationary bob of a pendulum and recoils with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक बुलेट जाती है इस तरह से, है ना, 10 ग्राम की बुलेट जाती है और 1 kg के मास से इस तरह से पेंडुलम में एक टंगी हुई 1 kg मास है, इससे टकराती है और ये वापस जब आती है 10 ग्राम, तो इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जा रही है v वेलोसिटी से सपोज, और रिटर्न होती है, ये जो 10 ग्राम की जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न होती है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर। ये जो लेंथ दी हुई है हमें, पेंडुलम की जो लेंथ दी हुई है दैट इज 0.5 मीटर। ओके, एंड मास ऑफ द बॉब इज 1 kg, ये 1 kg दी हुआ है। मिनिमम वेलोसिटी v सो दैट पेंडुलम डिस्क्राइब्स अ सर्कल। तो देखो ये चीज हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि एक थ्रेड से इस तरह से कुछ बॉब इस तरह से मास टगा हुआ है, इसको कितनी, इसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये अगर सपोज ये r रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr। तो ये बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पे वही लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए 1 kg मास की, जो वेलोसिटी होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, वो कितनी होनी चाहिए, √5 इंटू जी इंटू आर। आर यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम L, इतनी होनी चाहिए सच दैट ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, है ना। तो v 1 kg की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 अगर ले ले और L की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो ये हमें 5 मीटर पर सेकेंड मिनिमम इसके पास होनी चाहिए, है ना, 5 मीटर होनी चाहिए। मतलब आफ्टर कॉलिजन ये जो 1 kg की मास की वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि बिफोर कॉलिजन ये वेलोसिटी कितनी थी। तो बस यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम 10 ग्राम जो था, 10 ग्राम को ऐसा लिख सकता हूं मैं, उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, v वेलोसिटी थी, और 1 kg का मास तो स्टेशनरी था। ठीक है, फाइनली रिकॉल हो गई 10 kg की जो मास है वो रिकॉइल हो गई। तो 10 kg की मास रिकॉइल होगी 100 मीटर पर सेकेंड उल्टे डायरेक्शन में, एक नेगेटिव साइन के साथ 100 मीटर पर सेकेंड से उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो ये उसकी मोमेंटम हो गई। प्लस अब ये इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो 1 kg का जो मास है उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, हमने निकाल के रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10, ये 10 से एक ये भी उड़ा दो, तो v/100 यहां मैं लिख देता हूं, v/100 दैट इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4, और हम लोग बोल सकते हैं कि v शुड बी इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक 2 kg की मास दी हुई है, हमें 2 kg की मास दी हुई है और इसकी रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके,
मेक्स एन इलास्टिक कॉलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। यहां पर एक दूसरी बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, सपोज हम लोग इसको M2 बोलते हैं, M2 रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है। और इसके साथ ये दोनों इलास्टिक कॉलिजन करते हैं। तो अगर मैं इसको बिफोर कॉलिजन बोल दूं, बिफोर कॉलिजन ये कहानी है, और आफ्टर कॉलिजन मैं यहां लिख देता हूं कि आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन क्या बोला गया है, विथ अनदर बॉडी अटैच्ड एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये जो 2 kg का मास है ना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यूज टू मूव है विथ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी 1/4 कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आफ्टर कॉलिजन ये जो 2 kg का जो ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, बिफोर कॉलिजन 4 था, 1/4 ऑफ इनिशियल स्पीड होगी इसकी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो M2 की कुछ वेलोसिटी होगी, कॉलिजन के बाद M2 की भी कुछ वेलोसिटी होगी। सपोज हम लोग इसको V2 बोल देते हैं आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये कहानी है। ओके, यहां पे बोला गया द स्पीड ऑफ द टू बॉडी सेंटर, द स्पीड ऑफ द टू बॉडी सेंटर ऑफ मास इज x/10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन इसकी सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है दैट इज x/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन बोल दो या बिफोर कॉलिजन, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर मैं M1 और M2, M1 अगर मैं ये M1 इसको लेता हूँ, M1 अगर 2 kg है, M1 और M2 को अपना सिस्टम में कंसिडर करता हूं, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस सिस्टम पे इंडिविजुअल पे लग रहा है, बट इसको कंबाइंड सिस्टम M1 और M2 को अगर मैंने अपना सिस्टम चूज किया तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। और क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन, यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहने की बात है कि इसको जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास बिफोर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन कोई दोनों केस में ही इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो दैट इज x/10। तो हमें बेसिकली x कैलकुलेट करना है। अब हमें सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसमें m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। लेकिन हमें m2 तो पता ही नहीं है, और कोई भी केस में हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी तो ये 0 है इसकी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से M2 की वेलोसिटी 0 है, लेकिन हमें M2 मास चाहिए होगा, M2 मास हमें चाहिए होगा। यहाँ M1 प्लस M2 करना ना, तो M2 मास हमें चाहिए होगा। M2 मास हम लोग कैसे निकाले, हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज बिफोर कोलिजन और फाइनल मोमेंटम को हमें बराबर करना है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 2 kg का मास, उसके पास वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और M2 की तो 0 है मोमेंटम। फाइनली 2 kg के पास है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 × 1 प्लस M2 के पास है V2, M2 के पास है V2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 8 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस M2V2। तो M2V2 की यहां से हमारे पास में वैल्यू आ गई 6। तो एक रिलेशन हमें पता है। ओके, अब हमें M2 और V2, M2 हमें निकालना है किसी भी तरह से। M2 मेरा निकल गया तो काम बन जाएगा, तो मुझे और एक इक्वेशन चाहिए होगी, M2 या V2 कुछ भी निकल जाए एक। तो E की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, जो हमने बोला गया है इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन E इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इन दोनों, अगर हम लोग दोनों मास को देखें, ये दोनों मास आफ्टर कॉलिजन ये लोग किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, ये V2 से सेपरेट हो रहा है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड से इसको अप्रोच कर रहा है। मतलब इनका नेट जो सेपरेशन होगा वो हो जाएगा V2 - 1, है ना। ये V2 से दूर भाग रहा है। M2 और M1 को अगर हम लोग कंसिडर करें तो M2 V2 वेलोसिटी से M1 से दूर भाग रहा है, लेकिन M1 1 मीटर पर सेकेंड से M2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में फाइनली दैट इज V2 - 1, है ना, अपॉन वेलोसिटी ऑफ, ये तो सेपरेशन हो गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली इसको अप्रोच कर रहा था, दैट इज 4, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन E की वैल्यू हमने 1 पुट किया। तो V2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 4 + 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, और V2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो इस इक्वेशन में रख दो। M2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई,
6/5 दैट इज 1.2 kg। अब मेरा काम आसान हो गया, 1.2 kg आ गया। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो कोई सा भी केस ले लो, बिफोर कोलिजन हम लोग ले लेते हैं m1, बिफोर कोलिजन हम लोग ले ले तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, v1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। m1 v1 प्लस m2 v2, m2 बिफोर कोलिजन m2 क्या था, m2 v2 0 है ना, बिफोर कोलिजन v2 is 0 बिफोर कोलिजन, तो वो 0 हो गया। तो 2 into 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज m1 प्लस m2, 2 प्लस 1.2, 2 प्लस 1.2 दैट इज 3.2। दिस इज नथिंग बट 8/3.2 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/0.4, 1/4.4 दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10, है ना। तो 25/10 तो x/10, तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 25। यही सेम चीज हम लोग आफ्टर कॉलिजन में भी इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सेम रिजल्ट आने वाला था। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों सिस्टम, इस दोनों को अगर m1 और m2 को मैंने अपना सिस्टम कंसिडर किया है तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हम लोग इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो चेंज नहीं होगी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। तो होप आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स सिद्धांत, उसमें भी 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट रहता है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।